आज हम इस वीडियो में भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। इसी संदर्भ में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का नामकरण किस प्रकार से किया गया। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में हिंद महासागर के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को भारत तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है तथा बौद्ध काल में इसी क्षेत्र के लिए जम्बू द्वीप शब्द पूरी तरह से प्रचलित था। बौद्ध काल में कौन सा शब्द प्रचलित था? जम्बू द्वीप शब्द पूरी तरह से प्रचलित था। और बौद्ध काल के बाद जो है इस हिमालय क्षेत्र तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए आर्यावर्त शब्द आया। कौन सा शब्द आया? आर्यावर्त, अर्थात ब्रह्मवर्त शब्द आया। ठीक। और कालांतर में इसी शब्द का प्रयोग, आर्यावर्त और ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लिए किया जाता था। इस प्रकार जो है आर्यावर्त और ब्रह्मवर्त जो है भारत का पर्याय बन गया। इस प्रकार क्या हो गया? ये आर्यावर्त और ब्रह्मवर्त जो है भारत का पर्याय बन गया। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग अब इंडिया की बात है। इंडिया के संदर्भ में यदि बात करते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, इंडिया शब्द जो है वह यूनानियों के द्वारा दिया गया था। इंडिया जो है एक यूनानी शब्द इंडोई से लिया गया है। किससे लिया गया है? इंडोई से लिया गया। यूनानियों का कहना था कि ये इंडस नदी बोले तो सिंधु नदी के आसपास के जितने भी क्षेत्र है उन्होंने उसे इंडिया नाम दिया। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान शब्द ईरानियों के द्वारा दिया गया था। ईरानियों का कहना था कि ये सिंधु नदी जो है, ईरानियों ने इस सिंधु नदी को हिंदू कहा तथा उसके आसपास के प्रदेश को उन्होंने हिंदुस्तान नामांकन किया। इस प्रकार अब बात कर लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में कि भारत की स्थिति अपने ग्लोब पर कहाँ पर है। देखिए, यह है हमारा ग्लोब। ग्लोब के सबसे उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा सबसे दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ग्लोब पर जो सबसे बीच में जो रेखा खींची गई है इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। पिछले वीडियो में ये सब हम बताए हैं। तो इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यह विषुवत रेखा के संदर्भ में देखा जाए तो इंडिया की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तथा प्रधान मध्यम रेखा के संदर्भ में देखा जाए तो इंडिया की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। यह क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध आ गया। इस प्रकार यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो इंडिया की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? इंडिया की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार को लेकर। भारत के यदि अक्षांश विस्तार की चर्चा करें तो भारत का जो अक्षांश विस्तार हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया। और यदि देशांतर को लेकर यदि बात किया जाए तो अब बात करते हैं, इसका तो हो गया अक्षांश तो देशांतरीय विस्तार की स्थिति। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भारत का। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय मानक समय को लेकर। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया। और इसका निर्धारण 1 सितंबर 1947 को किया गया था। एक्चुअली भारत में जो है 2 समय जोन आते हैं, जिस कल ही हम बताए थे कि पूरे विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया 1-1 घंटे के अंतराल पर। और भारत में उसी प्रकार से 2 समय जोन आते हैं। एक आते हैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक आते हैं 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक आते हैं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये दोनों समय जोन हमारे देश में आते हैं। भारत के लोगों को एक ही देश में 2 तरह के समय की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए जो है 82.5 डिग्री इन दोनों देशांतरों के बीच के देशांतर को भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया था, जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। याद रखिएगा दोस्त कि भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है और यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और एक बात याद रखिएगा, भारतीय मानक समय के संदर्भ में यह भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से
ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये सवाल हम पिछले की वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा को लेकर। कर्क रेखा हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने बराबर भागों में विभाजित करती है? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा देख लेते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा झारखंड, उसके बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा। कुल 8 राज्यों से ये कर्क रेखा हमारे देशों से गुजरती है और ये कर्क रेखा जो है हमारे देश को 2 तापीय कटिबंध में विभाजित करती है। इसके देखिए यदि कर्क रेखा के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तरी भारत में जो कैसा कटिबंध आ जाएगा? उत्तरी भारत में उपोष्ण कटिबंध आ जाएगा। कैसी कटिबंध आ जाएगा? उपोष्ण कटिबंध। तथा दक्षिणी भारत में कैसा? शीत कटिबंध आ जाएगा। शीत कटिबंध आ जाएगा।